रांची यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया जो हमारा माइनर वोकेशनल पेपर है सेमेस्टर 2 का एजुकेशन, उसके लिए वीडियो बनाइए। और भी पेपर्स का आया है तो मैं उसका भी बैक टू बैक बनाते जाऊंगा। तो फिलहाल मैं एजुकेशन का तैयार करता हूँ। एजुकेशन में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ सेमेस्टर 2 के लिए माइनर वोकेशनल पेपर एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए इस टॉपिक को। इसमें मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा और टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले भी हम लोग समझेंगे सिलेबस को। मैं अपना वीडियो छोटा कर लूँ, ओके। तो सबसे पहले वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर कोर्स 7 एजुकेशन, जो कि आपका सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। यहाँ कोर्स 7 इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। तो उसमें से 7वें नंबर पे आपका सेमेस्टर 2 का एजुकेशन, ठीक है। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, चलिए ध्यान से देखते हैं। इसमें पढ़ना आपको शिक्षा का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। इकाई 1 यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की संकुचित और व्यापक अवधारणा, शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र, शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और लोकतांत्रिक। आगे पढ़ना है डॉलर आयोग के विशेष संदर्भ में आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है शिक्षा के कारक, यूनिट 2 है। बाल शिक्षार्थी क्या है, हाँ, बालक शिक्षार्थी, बालक और शिक्षार्थी दोनों के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ना है। शिक्षक एक अच्छे शिक्षक कैसे, उनका गुण कर्तव्य क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होता है, अवधारणा और इसका प्रकार बताना है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, अर्थ, मूल्य और महत्व के बारे में बताना है। शैक्षिक संस्थान औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक और उनका पारस्परिक संबंध के बारे में बात करना है। तीसरा यूनिट में आपको पढ़ना है शिक्षा एजेंसी, मतलब शिक्षा का संस्था, जैसे कि घर, विद्यालय, राज्य, जनसंचार माध्यम, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा इत्यादि, ठीक है, समाचार पत्र सब। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ना है शिक्षा में बाल केंद्रिता और लेख विधि। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा में बाल केंद्रिता की अवधारणा, शिक्षा में बाल केंद्रिता की विशेषताएं और महत्व, खेल और काम की अवधारणा, खेल विधि की विशेषताएं, ठीक है, किंडरगार्टन, मेंटेसरी प्रोजेक्ट विधि, ये सब। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं कुछ बहुत टॉपिक्स है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन अभी तैयार करके आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। टॉपिक को अगर आप समझ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा। आपको ऐसे टॉपिक में समझा दूंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो जो पहला यूनिट में जितना भी टॉपिक है सबको मिक्स करके मैंने ये क्वेश्चन बना दिया कि शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आपको आ सकता है कि शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें, ठीक है, या तो आ सकता है कि शिक्षा की अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र का वर्णन करें, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें सारा चीज़ का अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें सारा चीज़ का यहाँ पर मैं डिटेल दिया गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं क्या क्या मैंने टॉपिक बनाया। तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसका भूमि का इंट्रोडक्शन दे दे। तो शिक्षा मानव जीवन का आधार है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति के कहाँ से, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हाँ हम पढ़ लिए हो गया, नहीं, शिक्षा जो है वो उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कहा जाता है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि इंसान अपना, नहीं वो कहते थे या कोई और कहते थे पता नहीं, हमको स्कूल में पढ़ने को सुनने को मिला था कि एक इंसान अपना पूरा जीवन में अपने दिमाग का केवल और केवल 0.0001% ही यूज़ कर पाता है। इंसान के पास दिमाग है, उसका बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है, पावर है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वही बताया जा रहा है, जो सीखने का चीज़ होता है ना, ये इंसान जन्म से लेकर के, एक पैदा होने से लेकर के जब तक मृत्यु होता है ना तब तक सीखता है। ये चीज़ इसमें बताना चाह रहा है, ठीक है। चलिए खैर फालतू बकवास बाद में करेंगे, टाइम खींच रहे थे आप लोगों को, थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़े मेरा, है ना, आप लोग एंगेज कर रहे थे। सरल शब्दों में शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक। एक बात बताइए, क्या अगर आप शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने का अर्थ सिर्फ यही है कि नोट्स बनाए? जी नहीं, शारीरिक ज्ञान लेते हैं, ठीक है, फिजिकली हम लोग फिट रहें, मानसिक ज्ञान लेते हैं, दिमाग अच्छा रहे, दिमाग अच्छे से काम करे, बौद्धिक ज्ञान लेते हैं, बौद्धिक ज्ञान जैसे कि एकदम सत्संग वाला जो ज्ञान आता है ना उस टाइप का, चारित्रिक ज्ञान लेते हैं, चरित्र अच्छा करने को सुनिश्चित करना है, यह व्यक्ति को समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनाने में मदद करता है। ये आप लिख सकते हैं भूमिका में, जब भी शिक्षा का भूमिका लिखने के लिए आए, शिक्षा के बारे में लिखने के लिए आप उसी को चिपका दीजिए आंख मूंद के, नो प्रॉब्लम। अगर उसको आप पढ़ लिए हैं तो हर जगह जहां शिक्षा के बारे में पूछा जाए आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा शिक्षा का अर्थ। शिक्षा सब संस्कृति के शिक्षु
वेट, शिक्षा शब्द सॉरी शिक्ष, ठीक है, संस्कृत का शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, ठीक है। अंग्रेजी में से एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द एडुकेयर मतलब बाहर निकलना से आया है, अर्थात व्यक्ति अंदर की छिपी हुई शक्तियों और गुणों को बाहर निकालना ही क्या होता है, शिक्षा होता है। इसके दो स्वरूप है, एक है संकुचित अर्थ और एक है व्यापक अर्थ। दोनों क्या है भैया, तो देखिए इसमें शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने और पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित है। जैसे कि हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं, संकुचित शिक्षा पढ़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और व्यापक अर्थ में देखिए, व्यापक शिक्षा के रूप में तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, मतलब लाइफ टाइम ये चलता रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव से हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है, वेट, वैसे गैस लाइट नहीं है इसलिए हमको बाहर छत में निकल के पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, इग्नोर कीजिए उसको, ठीक है। शिक्षा की प्रकृति समझते हैं। शिक्षा की प्रकृति बहुआयामी है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा की प्रकृति पढ़ रहे हैं ना। ये शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, आपकी जीवन भर चलती है। आगे देखिए, यह द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और वातावरण समाज, मतलब शिक्षक जैसा होगा वैसा शिक्षा मिलेगा शिक्षार्थी को, ठीक है। जैसा शिक्षार्थी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षक होगा, और जैसा वातावरण और समाज या पर्यावरण होगा वहाँ का वैसा एजुकेशन होगा। जहाँ मान लीजिए कहीं कुछ अच्छा चीज़, धार्मिक चीज़ सिखाया जा रहा है, तो वो वातावरण हुआ एक धार्मिक वातावरण, तो वहाँ पर मैं धार्मिक शिक्षक रहेगा, धार्मिक ज्ञान लेने वाला शिक्षार्थी रहेगा। कहीं हो गया मॉडर्न साइंस का एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उसी तरह से वो तय करता है, ठीक है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि समय के साथ साथ शिक्षा के तरीके उद्देश्य बदल रहे हैं। यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षा का कार्य क्षेत्र देखें तो शिक्षा का कार्य क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है। इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थव्यवस्था जैसे विषय शामिल है। यह व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, उसे नई तकनीक सिखाती है और उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। आगे देखिए, शिक्षा के उद्देश्य, तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, सबसे पहला कौन सा उद्देश्य आता है, व्यक्तिगत उद्देश्य, आप पढ़ लेंगे सब। इसका अर्थ है व्यक्ति की आंतरिक प्रतिभाओं को विकसित करना, इसमें व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाना, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना और उसे आत्मनिर्भर बनाना शामिल है, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनना सिखाती है। इसका उद्देश्य समाज की एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना को पैदा करना है ताकि व्यक्ति समाज का एक उपयोगी हिस्सा बन सके। आगे है व्यावसायिक उद्देश्य। वर्तमान युग में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। शिक्षा का यह रूप व्यक्ति को कौशल सिखाता है ताकि वह भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सके और अपनी आजीविका चला सके। अगला देखते हैं ना, क्या बोला जा रहा है, लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है। तो चलिए समझते हैं आखिर लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है भैया। तो लोकतंत्र में शिक्षा का बहुत महत्व है। इसका उद्देश्य नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना जगाना है। शिक्षा ही व्यक्ति को एक जागरूक मतदाता और एक अच्छा नागरिक बनाती है ताकि वह देश की विकास में योगदान दे सके। निष्कर्ष पढ़े तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मानव का सबसे सशक्त माध्यम है। यह केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और लोकतांत्रिक उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक अच्छी शिक्षा वही है जो व्यक्ति को एक बेहतर इंसान, एक कुशल पेशेवर और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक हो। तो गाइज ये रहा आपका यूनिट 1 का टॉपिक, ठीक है। अब यूनिट 1 में ही एक टॉपिक आपको दिया था कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा और किसका व्यापक अवधारणा, तो दोनों में अंतर आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या क्या है व्यापक अवधारणा, संकुचित अवधारणा। सबसे पहले देख लेते हैं संकुचित अवधारणा का विशेषता कि इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय, कॉलेज या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा, नाम मात्र का शिक्षा, ठीक है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित अवधि होती है कि 3 साल में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, स्नातक पास कर लेंगे, जो पाठ्यक्रम को पूरा करने और परीक्षा पास करने के बाद समाप्त हो जाती है। परीक्षा पढ़ लिए, परीक्षा दे दिए, पढ़ाई खत्म। इसका मुख्य जोर केवल किताब ज्ञान, सूचनाओं को याद रखने और डिग्री प्राप्त करने पर होता है। इसका जो मेन टारगेट क्या होता है, तो इसका मुख्य जोर जो होता है वो किताब का ज्ञान, ये सबको रट्टा मारने और डिग्री प्राप्त करना होता है कि डिग्री मिल गया भैया, हो गया पास, कुछ नहीं। इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है और सीखने की प्रक्रिया एक निर्धारित वातावरण जैसे कक्षा तक ही सीमित होती है।
अब देखते हैं अगर शिक्षण जो है उसका अगर हम लोग व्यापक अवधारणा देखें शिक्षा का, तो व्यापक अवधारणा क्या कहता है? व्यापक दृष्टि से शिक्षा केवल विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन या जीवन पर्यंत चलने वाली, मतलब जब तक जी रहे हैं तब तक चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें व्यक्ति अपने घर, समाज, अनुभव, खेलकूद और हर छोटे बड़े घटनाक्रम से कुछ न कुछ सीखता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास भी शामिल है। यह प्रक्रिया अनौपचारिक होती है, जहाँ सीखने के लिए कोई निश्चित समय, पाठ्यक्रम या परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? निष्कर्ष, यहाँ संकुचित शिक्षा हमें डिग्री की साक्षरता प्रदान करती है, वहीं व्यापक शिक्षा में जीवन जीने की कला और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। अगला टॉपिक आपका क्या है? तो अगला टॉपिक आपका दिख रहा है शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थी मतलब बालक शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करिए, और पाठ्यक्रम क्या है, सह पाठ्यचर्या गतिविधि क्या है, शैक्षणिक संस्थाएं क्या है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले भूमिका बताएंगे। देखिए इसमें इसको मैं अभी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। आप चाहे AI से ढूंढिए या किन्हीं का वीडियो देखिए, बस मैं इसमें क्या करता हूँ, टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको थमा देता हूँ। आपको बस वो पढ़ना है, पढ़ने के बाद एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अलग लगे, सब आपका जाना पहचाना सा रहेगा, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। भूमिका देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक केंद्र बिंदु है। जब शिक्षा का प्रक्रिया होता है तो सबसे सेंट्रल पॉइंट कौन है? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ना हो तो शिक्षक का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। जबकि शिक्षक उसे सही दिशा देने वाला पथ प्रदर्शक है। एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली के लिए न केवल एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है, बल्कि एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम और शैक्षिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षार्थी पर वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव। बालक का विकास दो मुख्य कारकों पर निर्भर करता है कि एक बालक है तो उसका विकास कैसे होगा। पहला, वंशानुक्रम। बालक जो जन्मजात जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अपने माता पिता से मिलती है, उसे वह सीखने की गति और बुद्धि को प्रभावित करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक तरह से एवरेज रह जाते हैं, एवरेज से भी नीचे रह जाते हैं। मैं एक खुद भी टीचर हूँ, मैं स्कूल में भी टीचर हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने भी देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एज तो काफ़ी होता जा रहा है, ठीक है, समझदारी भी, मैच्योरिटी भी आते जाता है, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को समझने का और दिमाग में एब्जॉर्व करने का जो क्षमता है वो बहुत नीचे होता है। क्लास 8-9 के बच्चों में भी ऐसा हाल होता है, जो कि बिल्कुल 2 और 3 से भी नीचे होते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से उनको जो क्षमताएं हो सकता है वंशानुगत मिली हो, मतलब माता पिता का भी व्यवहार बिल्कुल इस तरह से शांत रहा हो, ठीक है, तो हो सकता है उससे मिला हो, या तो फिर अब गॉड जैसा इंसान का दिमाग बना के भेजा है, वो क्या ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से वंशानुक्रम पे भी एक तरह से निर्भर करता है कि अगर माता पिता से गुण मिला है तो माता पिता कैसे हैं, एक्टिव हैं, उस तरह से वो बच्चा भी होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला है अपने माता पिता के जैसे, तो 100% श्योर वो बहुत जल्दी सीखेगा। लेकिन बिल्कुल शांत है, ठीक है, किसी चीज़ को दिमाग में जल्दी कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या हुआ कि वंशानुक्रम भी उसको कंट्रोल करता है। पर्यावरण, आसपास का वातावरण, परिवार, मित्र, समाज बालक के व्यक्तित्व को आकार देता है। अच्छा वातावरण बालक की जन्मजात प्रतिभाओं को निखारता है। जैसे कि क्या होता है ना, अब मैंने ये कंडीशन बताया, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हमको उनको पढ़ाने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम पढ़ाने बैठेंगे तो सिर्फ वही होगा कि कुछ समझे नहीं, टाइम बर्बाद करके निकल गए। तो हम उन लोगों को पढ़ाने की जगह हम उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबू तुम्हारे घर में आज क्या बना था, वैसे ये बताना तुम क्या क्या खेलते हो, तुमको कौन सा गेम्स पसंद है, ठीक है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान वो जब बताते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल होता है, वो लोग स्माइल के साथ अपना हर एक चीज़ शेयर करने लगते हैं, और जब वो शेयर करते हैं ना तो उनका एक बॉन्डिंग अच्छा बनता है, और जब बॉन्डिंग अच्छा बन जाता है एक टीचर्स के साथ, तो मेरा कहा हुआ बात वो लोग मानते हैं, और मानने के बाद वो लोग खुद काम करते हैं। इससे हमको ना डंडा उठाने का ज़रूरत है और ना ही उसको कोसने का ज़रूरत है कि नहीं तुम्हें नहीं आता है। तो ये चीज़ है कि हम लोग को किस तरह से सुधारना है। आप लोग बोलिएगा कि ये क्या बकवास कर रहे थे, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये एक्चुअल में आप लोग बीएड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप एक टीचर वाले क्वालिटी का सब्जेक्ट लिए हैं, तो एक टीचर वाला की जैसे मैं बताऊंगा ही। आसपास का वातावरण, परिवार, जैसे आप कैसे वातावरण में रहते हैं। देखो वो बच्ची मेरे साथ रही, ठीक है, उनके जो टीचर मिले, कोच मिले, मैं एक स्पोर्ट्स प्ले ये भी हूँ ना, कोच भी हूँ, तो उनको लगता है कि मेरे साथ अगर ऐसा वातावरण है कि मेरे दोस्त लोग इतने अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वातावरण उसको एक अच्छा अवसर देता है। जिसका दिमाग खुश है वो अच्छे से कर पाएगा, और उसके बाद वो हर एक चीज़ में सुधार करने का कोशिश करता है, और जहाँ कोशिश शुरू होता है, इतना जान लो, वो बाकी लोग से अच्छा करने का 100% कैपेसिटी अपने अंदर भर लेगा।
बस कोशिश, उसको रियलाइज़ हो जाए और वो कोशिश शुरू कर दे, 100% है कि वो टॉपर को भी बीट करेगा। आगे देखते हैं एक अच्छे शिक्षक के गुण और कर्तव्य। शिक्षक शिक्षा का मुख्य स्तंभ है। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो एक पिलर है। एक अच्छे शिक्षक में विषय का गहरा ज्ञान, धैर्य, सहानुभूति और निष्पक्षता जैसे गुण होने चाहिए। ये पता है, ये शायद एक कोचिंग टीचर तक ठीक है, एक कोच तक ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर होते हैं ना, जैसे कि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे ऊपर किसी और का कंट्रोल होता है। बच्चों से ज़्यादा हंस के बात करो, उनको ज़्यादा अच्छे से समझाओ तो कह दिया जाता है नहीं बच्चे सर में चढ़ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब वहाँ हम लोग मजदूर होते हैं, हम लोग खुद मजबूर होते हैं। उसका मुख्य कर्तव्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि देखिए मैंने पहले भी बोला था कि मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसे प्रेरित करना है। ठीक है, उसे मार्गदर्शन देना और नैतिक मूल्यों का संचार करना है। पाठ्यक्रम देखें तो अवधारणा और प्रकार। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल विषय वस्तु नहीं, बल्कि वे सभी अनुभव हैं जो बालक विद्यालय से प्राप्त करता है। प्रकार, इसमें मुख्य रूप से विषय केंद्रित, विषयों पर जोर, बाल केंद्रित, बालक की रुचि पर जोर। जैसे कि एक्टिविटी बहुत सारा होता है आजकल, गेम स्पोर्ट्स होता है बच्चा लोग का, अलग अलग टॉयज आते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होता है। और अनुभव केंद्रित, अनुभव पर आधारित, एक्सपीरियंस पे। ठीक है, ये सब होता है पाठ्यक्रम। सह पाठ्यचर्या गतिविधियां क्या है? वे गतिविधियां जो कक्षा के बाहर की जाती है, जैसे कि खेल कूद, वाद विवाद, एनसीसी, स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, एक तरह से आपका पढ़ाई से थोड़ा सा हटके होता है, तो वो भी क्या है, एक तरह से आपका पाठ्य मतलब पढ़ाई के साथ साथ का कार्य होता है। मूल्य और महत्व समझे तो ये गतिविधियां बालक में आत्मविश्वास, नेतृत्व, टीम भावना और सामाजिकता का विकास करती है, जो किताबी ज्ञान से संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक संस्थान के बारे में। तो औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक क्या है? तो औपचारिक क्या है? विद्यालय और विश्वविद्यालय, यहाँ निश्चित पाठ्यक्रम, सीमित समय, निश्चित समय और डिग्री की व्यवस्था होती है। अनौपचारिक क्या है? तो परिवार और समाज में हमें सीखने का कोई निश्चित समय का पाठ्यक्रम नहीं होता, बालक अपने अनुभवों से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। गैर औपचारिक क्या है? तो जैसे दूरस्थ शिक्षा है ना, यह लचीली होती है और उन लोगों के लिए है जो औपचारिक स्कूल में नहीं जाते हैं। आगे देखते हैं पारस्परिक संबंध। ये तीनों संस्थान एक दूसरे के पूरक है। परिवार बच्चे की नींव रखता है, औपचारिक विद्यालय उसे औपचारिक शिक्षा देकर तैयार करता है और समाज उसके व्यवहार को परिपक्व बनाता है। यदि शिक्षक, पाठ्यक्रम और संस्थाएं मिलकर काम करें तभी बालक का वास्तविक विकास संभव हो सकता है। निष्कर्ष देखें तो अतः शिक्षा केवल संस्थागत नहीं, यह एक बेहतर समाज के लिए आवश्यक है। हम बालक की वंशानुगत क्षमताओं और उसके पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखें, एक कुशल शिक्षक का चयन करें और पाठ्यचर्या के साथ सह पाठ्यचर्या गतिविधि को भी समान महत्व दें। चलिए अगला टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैं निकालता हूं कि शिक्षा के विभिन्न अंग, मतलब शिक्षा की अलग अलग एजेंसियां होती है। कौन कौन सी एजेंसियां हैं उसके बारे में चलिए समझते हैं। तो एजेंसियां कौन कौन सी है? तो यहाँ देखते हैं शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां: घर, विद्यालय, राज्य, जनसंचार माध्यम, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्र। सबको समझते हैं। भूमिका: शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी अनुभवों का योग है जो एक व्यक्ति अपने चारों ओर वातावरण से प्राप्त करता है। इन अनुभवों को प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिक्षा की एजेंसियां कहा जाता है, जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला बात करें घर की। घर शिक्षा की प्रथम और महत्वपूर्ण एजेंसी है। बालक सबसे पहले जो है अपने परिवार से ही व्यवहार करना और बोलना, सामाजिक मूल्यों को सीखता है। यहाँ शिक्षा और अनौपचारिक रूप से दी जाती है, जहाँ माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। ठीक है, आपके प्रथम शिक्षक कौन है? माता पिता। सही गलत, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, किसको जवाब देना है, किस तरह से बात करना है, ये सब कौन सिखाते हैं? माता पिता। और अधिक से अधिक एक्स्ट्रा में देखा जाए तो भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, यही लोग होते हैं। मतलब सब अपने परिवार के लोग होते हैं। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय शिक्षा की एक औपचारिक एजेंसी है। यहाँ शिक्षा एक व्यवस्थित और पूर्व नियोजन ढंग से दी जाती है। विद्यालय का कार्य घर के वातावरण को और अधिक परिष्कृत करना, बालक को अनुशासित बनाना और उसे सामाजिक एवं बौद्धिक रूप से भविष्य के लिए तैयार करना है। राज्य की बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश में राज्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है। राज्य का कार्य जो है शिक्षा के लिए उचित नीतियां बनाना, विद्यालयों की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे। राज्य का उद्देश्य एक योग्य और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना होता है। जनसंचार का माध्यम को समझे तो ये क्या है भाई? तो वर्तमान समय में जनसंचार के माध्यम से शिक्षा अत्यंत प्रभावी माध्यम बन गया है। टेलीविजन, यह
दृश्य श्रव्य मतलब क्या, देखने वाला और सुनने वाला होता है माध्यम है जो शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाता है, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग बनाता है। शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह घर बैठे ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा क्या है, रेडियो। यह श्रव्य एक तरह से आप भी जो है जनसंचार में से एक, हमारा जो यूट्यूब है वो भी आता है, जैसे कि आप शिक्षा ले रहे हैं मेरे से, ठीक है, जैसे कि कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रहा था, आप यहाँ आके कर ले रहे हैं। यह एक श्रव्य साधन है। रेडियो क्या है, जिसे सिर्फ सुना जा सकता है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। सिनेमा की बात करें तो सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी करता है। यह वित्तीय चित्रों और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों को आसानी से समझ सकता है। समाचार पत्र की बात करें तो यह सूचनाओं का सबसे बड़ा स्रोत है। समाचार पत्र पढ़ने से न केवल विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ता है, बल्कि उनमें भाषा और विचार शक्ति का विकास भी होता है। निष्कर्ष देखें तो निष्कर्षतः शिक्षा के विकास में घर, विद्यालय, राज्य, जनसंचार माध्यमों का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। जहां घर आधार बनता है, विद्यालय उसे निखारता है, राज्य उसे दिशा देता है और जनसंचार माध्यम उसे आधुनिक और व्यापक बनाते हैं। इन सभी एजेंसियों का समन्वित प्रयास ही एक बालक को पूर्ण मानव बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ तक मैंने टॉपिक को किया एक्सप्लेन। अब आपको पढ़ना क्या, सुन लीजिए। शिक्षा की संकीर्ण तथा व्यापक अवधारणा क्या है? हो सकता है इसके बीच में अंतर आपको पूछ दे, तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। याद रखिए किस टॉपिक को आप, शिक्षा की संकीर्ण और व्यापक अवधारणा। इसमें आप कम से कम 2 से 3 पेज अपने कॉपी पे नोट्स जल्दी से बना लीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, इसका एक नोट्स बना लीजिए। शिक्षा का अर्थ और प्रकृति और दायरा, ठीक है, या फिर उसके कार्य क्षेत्र, ये जो बोलते हैं ना, अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, दायरा, कार्य क्षेत्र, ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे अपने कॉपी कम से कम 3 पेज। उसके बाद है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और लोकतांत्रिक उद्देश्यों की व्याख्या। तो ये कर लीजिएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य में इन टॉपिक को कवर कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया है। डेलर्स आयोग के संदर्भ में आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसको आप थोड़ा सा करके जाइएगा कि डेलर्स आयोग में के संदर्भ में शिक्षा का आधुनिक शिक्षा का क्या मुख्य लक्ष्य है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 गो एक तरह से समाजशास्त्री से रिलेटेड पूछा, ये क्या बोले, एक तरह से एजुकेशन के जो है उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से समाजशास्त्री कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 विद्वान लोग हैं, ये 2 विद्वान के बारे में पूछा, एक है डेलर्स आयोग और एक नीचे है। फिर शिक्षा की एजेंसियों में जनसंचार की क्या भूमिका है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। कम से कम 1 पेज भी लिख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, और उसको एक्सप्लेन करके लिखना आपको आना चाहिए। शॉर्ट में 1 पेज लिखने बोल रहे हैं। बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, मतलब बच्चा का जब विकास होता है तो उसमें आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आगे देखिए, एक अच्छे शिक्षक के गुण, क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर क्या होने चाहिए, ठीक है, मतलब एक अच्छे शिक्षक का क्या क्या गुण होना चाहिए। ये नहीं कि बस वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, बच्चा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। उसके बाद क्या है, किंडरगार्टन पद्धति क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किंडरगार्टन पद्धति क्या है, एकदम 100%। जितना मैंने 11 क्वेश्चन बताया है, 11 में से मैंने ज़्यादातर तो सब समझा ही दिया। किंडरगार्टन ये नहीं बताया और एक जो था वो सब नहीं बताया, तो यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको ढूंढ करके लिखना है, बाकी मैंने करा ही दिया। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा और विशेषताएं क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए 11 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आपका जो है एग्जाम 100% मैं कह रहा हूँ अच्छा जाने वाला है। कंफर्म आपका एग्जाम जो है वो एक फेस पे स्माइल ला देगा जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा। लास्ट का क्वेश्चन को आप अच्छे से देख करके बस इतना 11 क्वेश्चन लिख लेते हैं, इतना यकीन मानिए। आप अभी बहुत वीडियोस देखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिएगा, आप बस 11 क्वेश्चंस को करिए, आप क्वेश्चन देख करके खुश हो जाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के बाद मुझे भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपका सेमेस्टर 3 का पूरा प्रिपरेशन हम कराएंगे, वैसे कराया हुआ है, सारा वीडियोस बना हुआ है, ठीक है। सिलेबस जो कुछ भी है सब कुछ हम समझाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।